जयप्रकाश जी, अब आ रही है आवाज? हाँ सर, अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है लाइफ में, इसके कारण बिजनेस में नुकसान हो सकता है, लाइफ में नुकसान हो सकता है, प्रोडक्शन स्लो हो सकते हैं, प्रोडक्ट फेल हो सकते हैं, और उसके लिए बड़े नुकसान भी हमें हो सकते हैं। इसी के लिए फाइनेंशियल लॉस को लेके जो अनसर्टेनिटी फ्यूचर की है, उसको हम इंश्योरेंस की लैंग्वेज में रिस्क बोलते हैं। अब ये रिस्क कितने टाइप के होते हैं? रिस्क दो टाइप: बिजनेस रिस्क, प्योर रिस्क। बिजनेस रिस्क में क्या आता है? टेक्निकल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। टेक्निकल में नई टेक्नोलॉजी आ गई जो आपको नहीं आती है और आपके कंपटीटर को आती है, तो वो रिस्क हो गया। सोशल, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया, या आपने कहीं ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जहां वो बिकेगा नहीं। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, कोई ऐसा नियम आ गया जिससे अफरा तफरी मच गई पूरी इंडस्ट्री में, तो वो आपको नुकसान कर सकते हैं। इकोनॉमिकल, इन्फ्लेशन, टैक्स पॉलिसी, कंपटीशन। पॉलिटिकल, वार या नेशनलाइजेशन। ये हो गया आपके बिजनेस रिस्क। ये क्या है? पहला एक नंबर पेज, दो नंबर पेज। ये एग्जांपल है बिजनेस रिस्क के। प्रोडक्शन, जितना प्लांट था उतना आउटपुट नहीं हुआ, लेबर प्रॉब्लम हो गई, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो गई, या कोई नया रूल आ गया जिससे आपका धंधा कम हुआ। नई फर्म लगाई थी प्रोडक्ट बेचने के लिए, लेकिन कंपटीटर ने और सस्ता बेच दिया, आपका प्रोडक्ट बिका नहीं, या आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो गया, कस्टमर को पसंद नहीं आया। वहाँ जिस जिस मार्केट में लॉन्च किया वहाँ पे कस्टमरों के पास पैसा नहीं था, बेरोजगारी ज़्यादा थी, वार वगैरह हो गया, उससे एक्सपोर्ट ठीक से नहीं हो पाया, टैरिफ या कोई नियम ऐसे लागू हो गए जिसके कारण आपका बिजनेस कम चला, एक्सपोर्ट कम हुआ। मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो हैं वो फाइनेंस के ऊपर चलते हैं, तो वर्किंग कैपिटल जो होती है उनकी फाइनेंस पे होती है, या मान लो इक्विटी पे होती है। इक्विटी भी एक टाइप का फाइनेंस ही है, क्योंकि वो है तो उधार ही, आपने अपनी कंपनी का एक हिस्सा किसी को दे रखा है। तो आपने अगर ऐसी जगह पे धंधा लगाया है जहाँ पे आपको बैंक इजीली लोन नहीं देती है या क्रेडिट नहीं देती, क्रेडिट का यहाँ पे मतलब है कि जैसे ओवरड्राफ्ट या कुछ भी, बैंक लिमिट ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं देती है, लोन नहीं देती है, तो भी आपको रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर करके पर्सनली कितना करोगे? अगर आपका प्लान बड़ा है और बैंक आपकी हेल्प नहीं कर रही, तो भी आपका बिजनेस जो है उतना आउटपुट दे नहीं पाएगा जितना आपने सोचा था। दूसरा रिस्क क्या है? किसी को उधार दिए थे वो पैसे वापस नहीं दे रहे। ये प्रॉब्लम किनके साथ आती है? ओवरसीज ट्रेडर्स के साथ आती है, जहाँ पे एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन या अदर रेस्ट्रिक्शन के कारण टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहा। कई कई जगह में नियम होते हैं कि कुछ कंट्रीज में कि आप पहले पैसा दोगे, कुछ कंट्रीज में नियम होते हैं कि माल चेक करने के बाद पैसा दोगे, तो वहां पे सामने वाली पार्टी भी गड़बड़ निकल सकती है। बिजनेस रिस्क आर ऑल्सो नोन एज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्यों बोलते हैं बिजनेस रिस्क को? क्योंकि इसके अंदर नुकसान हो भी सकता है और प्रॉफिट हो भी सकता है। तो जिस चीज में नुकसान भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, ऐसी जो स्पेक्यूलेटिव रिस्क है उसको इंश्योरेंस में कवर नहीं किया जा सकता है। ये अंडरलाइन इन्होंने किया हुआ है ना, ये ठीक ही किया हुआ है। इसी में से भी एक क्वेश्चन आता है लगभग कई बार, कि इनमें से स्पेक्यूलेटिव रिस्क कौन सा है। ऊपर ये आपको चार ये वाले टेक्निकल, सोशल, इकोनॉमिकल ये वाले देंगे,
तो ये वाला आप अंडरलाइन कर लोगे। बिजनेस रिस्क है वो स्पेक्युलेटिव रिस्क है। Closely related to speculative risk are dynamic risks, which arise from the changes that take place in society, economical, social, technological, environmental, and political changes. इनकी जो विशेषताएं हैं बिजनेस रिस्क की और स्पेक्युलेटिव रिस्क की, वो एक्सपोजर ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस टू फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजैक्शंस, यहीं से सारी की सारी जनरेट होती है बिजनेस रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइनेंशियल मार्केट किस किस का बना हुआ है? बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से मिलके फाइनेंशियल मार्केट बना हुआ है। ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये सारे। ये क्या करते हैं? एक मैकेनिज्म बनाते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस इसी टाइप का है, फॉर ट्रांसफर एंड पूलिंग ऑफ सेविंग एंड डिपॉजिट। जो कस्टमर सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं इनके पास में, उनका जो पैसा है वो ये लोन पे देते हैं। मतलब किसी बिजनेस को भी दे सकते हैं, पर्सनल आदमी को भी दे सकते हैं, बट ये सारा पैसा सेविंग का लोग इनके पास जमा कराते हैं, और ये बैंक जो होते हैं, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये उसको लोन पे देते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं, सब्जेक्ट टू पैरामीटर ऑफ सेफ्टी, मतलब सिबिल वगैरह आपका जो भी प्लान वगैरह है वो चेक करके उससे देते हैं। उससे क्या होता है? उससे कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे होता है? कि बैंकों को आप ब्याज दे रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, कोई लोन वाली कंपनी है, उसको आप ब्याज दे रहे हो। अब इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको भी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, मॉनेटरी, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, imprudent मैनेजमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इंक्रीजिंग डेट एंड डाउटफुल डेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये सब इनके प्रॉब्लम्स है। इनको इससे एक्सपोजर है कि इनकी हालत खराब हो सकती है इन सब चीजों से। बिजनेस रिस्क नॉर्मली सोसाइटी और इकोनॉमी को कब फायदा पहुंचाती है? बहुत लंबे टाइम चलने के बाद में एक लॉन्ग रन में फायदा पहुंचाती है। जनरली ये लेस प्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि पता नहीं होता कौन सा बिजनेस कितना चलेगा। इसीलिए बिजनेस रिस्क आर जनरली अनइंश्योरेबल। अब इसने यहाँ पे जनरली वर्ड काम लिया है, तो इसको यहाँ पे जनरली को आप गोला करना, क्योंकि हमेशा नहीं है। तो अगर वो लिख रहा है तो अपने को उसमें जनरली वाला वर्ड ध्यान रख के आंसर देना है। बिजनेस रिस्क जो होते हैं वो कैसे लॉसेस बनाते हैं? जो इंश्योरेंस कवर कर नहीं सकता है, क्योंकि इतने सारे बिजनेस होते हैं कि सफिशिएंट नॉलेज अंडरराइटर के पास में होती नहीं है कि इसमें क्या लॉस हो सकता है, क्या कवर करना चाहिए, क्या नहीं कवर करना चाहिए। एग्जाम्पल, लॉस ऑफ अर्निंग ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉस ऑफ सप्लाई। जैसे कि किसी की कमाई कम हो रही है क्योंकि एक नया नियम आ गया कि भाई आज से जो है 10 मेगाटन की जगह 5 मेगाटन आप डीजल बेच सकते हो, इससे ज़्यादा डीजल नहीं बेच सकते। या फिर मार्केट में फ्लक्चुएशन हो गया, या टैक्स बढ़ गया। टैक्स बढ़ गया तो कीमत बढ़ गई, तो लोग उस चीज़ को पहले जो एक पूरा पैकेट ले जाते थे, अब वो छोटे छोटे उसके पैकेट ले जाने लगेंगे, कम क्वांटिटी ले जाने लगेंगे, क्योंकि रेट बढ़ गई है। तो ये सारा इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं किया जा सकता। इसीलिए इकोनॉमिकल फैक्टर जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे इंश्योरर जो है वो या तो अवॉइड करता है, या उसको रिस्क को, जो रिस्क कवर करवाना चाहता है इंश्योर्ड, उसको प्रॉपरली असेसमेंट करके उसके बाद ही उसका प्रीमियम देते हैं।
किसी भी रेट पे अगर दे भी दिया जाता है इंश्योरेंस कवर बिजनेसेस को या बिजनेस रिस्क को, तो उसके अंदर भी एक रिस्क अंडर राइटर के साथ में ये हमेशा ही रहता है कि जो इंश्योर्ड है उसको कभी भी लालच आ सकता है कि मैं इंश्योरेंस में क्लेम कर लूं ये सारे लॉसेस। इसीलिए नॉर्मली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस रिस्क का इंश्योरेंस नहीं करती है। ये वाला पार्ट अपन अंडरलाइन करेंगे। तो अब इनका इंश्योरेंस तो नहीं करते हैं अपन बिजनेस रिस्क का, लेकिन ये वाला अंडरलाइन करो। लेकिन ऐसे जो रिस्क हैं जो अवॉइड कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो रिस्क हैं जो अवॉइड करती है इंश्योरेंस कंपनी, इसको जनरल मैनेजमेंट, फंक्शनल मैनेजमेंट इन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के एरिया में जनरल मैनेजमेंट और फाइनेंस फंक्शनल मैनेजमेंट से कंट्रोल किया जाता है, प्रोडक्शन कम ज़्यादा करके। मार्केटिंग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि हमारा बिजनेस कम ना हो। फाइनेंस के द्वारा किया जा सकता है कि हम फंड जगह सही जगह यूज लें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ये कंट्रोल किया जाता है रिस्क, कि हमारा धंधा कम ना हो। जैसे कि आपको लग रहा है प्रोडक्ट कम बिक रहा है, आपने मार्केटिंग टीम से फीडबैक लिया, उसने बोला कि सर ये है ना आजकल तो पैकिंग जो है वो कागज की पैकिंग नहीं चलती है, लोग आजकल प्लास्टिक की पैकिंग मांगते हैं। तो आपने अपनी आर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को बोला, वो आपकी पैकिंग चेंज करके वापस से लॉन्च करेगी, तो आपका वापस से बिजनेस चालू हो जाएगा। ये कहने का फंडा है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली आता है, जो जो रिस्क इंश्योरेंस में बिजनेस रिस्क कवर नहीं होते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसको कर लिया ना अंडरलाइन। An enterprising businessman or industrialist will invest his capital and accept the various risks that are involved in the enterprises, for he is well aware without risk there will be no gain. In fact, risks were avoided, there would have been no progress in field of human endeavor. तो जो एंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करके रिस्क लेता ही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर रिस्क नहीं लूंगा तो बिजनेस में मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए इकोनॉमिकल एंटरप्राइजेज में प्रॉफिट जो है वो एक रिवार्ड है। अनसर्टेनिटी जो आपने सहन की है कि भाई मुझे नुकसान भी हो सकता है, उसके बदले में एक रिवॉर्ड है। अदर टेक्निक बिजनेस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए क्या है? फंक्शनल मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अंडरटेक प्रॉपर प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन। तो आपका जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसने प्रॉपर प्लानिंग ली प्रोडक्शन की। एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ प्लांट, प्लांट को ढंग से चलाया। 2 शिफ्ट की जरूरत है 2 शिफ्ट में चलाया, 1 शिफ्ट की जरूरत है 1 शिफ्ट में चलाया। उसके इक्विपमेंट प्रॉपर रखे, रॉ मटेरियल की सप्लाई प्रॉपर रखी, बफर मटेरियल रखे कि अगर मार्केट में रॉ मटेरियल का रिसेशन आ जाए तो अपने पास में स्टॉक होना चाहिए कि 1 महीना अपनी फैक्ट्री चले। मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जाता है? बहुत गहरी मार्केट रिसर्च कर सकती है आपकी मार्केटिंग टीम एग्जिस्टिंग और नए प्रोडक्ट के लिए। मैक्रो लेवल, बहुत छोटे लेवल पे बारीकी से इसको कंट्रोल करने के लिए जनरल मैनेजमेंट क्या कर सकता है? डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। मतलब आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, एक की जगह वो 10 प्रोडक्ट बेच सकता है, जिससे आपके अगर 3 प्रोडक्ट ना भी चले तो 7 चलेंगे, 4 ना चले तो 6 चलेंगे। जैसे कि पेंसिल है, पेंसिल के अंदर पहले नटराज पेंसिल बिकती थी, फिर नटराज ने कहा यार दूसरी कंपनियां भी आ रही है, तो नटराज ने खुद ने अपने थोड़े ब्रांडिंग पैकिंग वगैरह अच्छी करके अप्सरा निकाल दी। अब वो भले ही वो
सेम ही कंपनी की है, लेकिन उसने अपना डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। है ना, ये तो समझ में आ गया आपको। यस सर, यस सर। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है उसी कंपनी ने और प्रोडक्ट निकाल दिया। आप पेंसिल अगर अप्सरा लोगे तो भी नटराज के पास पैसा जा रहा है, और नटराज पेंसिल ले रहे हो तो भी नटराज के पास पैसा जा रहा है। ऐसे करके दो तीन ब्रांड खुद के ही और निकाल दिए। एक मैन्युफैक्चरर जो कि सिंगल चीज ही बनाता है, वो ज्यादा डिग्री ऑफ रिस्क उसके पास रहती है, ज्यादा उस सस्पेक्टेबल होता है लॉसेस के लिए। डाइवर्सिफिकेशन से एक दूसरे तरीके से भी डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है? जियोग्राफिकल लोकेशन। जैसे भाई अभी अपन जयपुर में कोई चीज बेच रहे हैं, तो अपने को लगता है यार जयपुर में ये कभी भी फेल हो सकता है, तो अपन ने उसको एमपी में भी शुरू कर दिया, इंदौर में बेचना शुरू कर दिया, अपन ने उसको गुजरात में बेचना शुरू कर दिया। तो ये भी डाइवर्सिफिकेशन हो गया। वो हो गया प्रोडक्ट वाइज, ये हो गया जियोग्राफिकल वाइज। इससे अपने को मान लो जयपुर की जनता को आपका पोहा कम पसंद आ रहा है, लेकिन इंदौर की जनता को ज्यादा पसंद आ रहा है, तो आपका प्रोडक्ट एटलीस्ट वहां चलेगा, आपकी कंपनी चलती रहेगी। एक एक टेरिटरी पे डिपेंड नहीं रहोगे आप। उसके बाद में क्या कर सकते हैं? रिस्क में ऑल्सो बी स्प्रेड ओवर अ लार्ज कैपिटल। सोल प्रोपराइटर जो होता है वो अपने लॉसेस या प्रॉफिट है उसको बड़े कैपिटल में भी स्प्रेड कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? इसके लिए जो बेसिस है वो है मॉडर्न जॉइंट स्टॉक कंपनी विद लार्ज बॉडी ऑफ शेयर होल्डर, जिसको आप इक्विटी बोलते हो। उससे भी वो अपना रिस्क कम कर सकता है, क्योंकि अब जब पैसा डूबेगा तो उसका डूबेगा, शेयर होल्डर का भी डूबेगा, शेयर नीचे जाएंगे तो वो सबको थोड़ा थोड़ा नुकसान होगा। भाई उसको 10 करोड़ का नुकसान होने की जगह हर शेयर होल्डर को 200-200 रुपए का नुकसान होगा। तो ये भी उसने अपना रिस्क यहाँ पे इक्विटी बना के कम कर दिया। अब जो इन्वेस्टर हैं वो क्या करेंगे? इन्वेस्टर भी अपना क्या करेंगे कि भाई हर कंपनी के थोड़े थोड़े शेयर लेंगे। तो इन्वेस्टर ने भी अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर दिया कि चलो अगर टाटा स्टील नहीं चल रहा है तो टाटा टेलीकॉम चलेगा, टाटा टेलीकॉम और टाटा स्टील नहीं चल रहा तो रिलायंस के 3 शेयर ले रखे हैं वो चलेंगे। तो ये उसने डाइवर्सिफाई कर दिया। उसके बाद में आ गया प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का एग्जांपल क्या है? केमिकल। केमिकल से क्या होगा? फायर एक्सप्लोजन। नेचुरल, नेचुरल में एसटीएफआई आ गया, आपके साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब। सोशल में क्या आ गया? रायट, स्ट्राइक, थेफ्ट, फ्रॉड, नेग्लिजेंस। टेक्निकल में मशीनरी ब्रेकडाउन। पर्सनल में डेथ, डिसेबलमेंट, सिकनेस। ये सारे में से आपको एग्जाम्पल याद करके जाना पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इनमें से कौन सा नेचुरल रिस्क है, इनमें से कौन सा पर्सनल रिस्क है, इनमें से कौन सा टेक्निकल रिस्क है। तो वहाँ चार तो ये ऊपर वाले दिए हुए होंगे, एक ये दिया हुआ होगा। तो ये एग्जाम्पल आपको याद, इस एग्जाम्पल के बाहर नहीं आएगा, बट ये याद करके जाना पड़ेगा। अब ये जो प्योर रिस्क हैं जिनसे नुकसान ही होना है, प्योर और स्पेक्युलेटिव के बीच में फर्क आप समझ लो। प्योर रिस्क का मतलब है कि अगर ये रिस्क आया, फायर हुआ, तो नुकसान ही होना है। स्पेक्युलेटिव रिस्क में क्या है कि अगर रिसेशन आया तो फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। स्पेक्युलेटिव रिस्क वो रिस्क है जो अगर एक्टिवेट हो गया तो फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। प्योर रिस्क वो रिस्क है जो एक्टिवेट हुआ, जैसे केमिकल रिस्क एक्टिवेट हुआ, फायर एक्सप्लोजन कुछ भी, तो उससे फायदा कुछ भी नहीं होना है, नुकसान ही होना है। ये दोनों में बेसिक फर्क है। इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? इसके लिए बहुत सारी टेक्निक है।
जैसे कि इम्प्रूवमेंट इन प्लांट एंड इक्विपमेंट, एडॉप्शन इन वेरियस लॉस प्रिवेंशन मेजर। आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखे हैं, स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, चौकीदार लगा रखा है ताकि आपके यहाँ चोरी ना हो। ये सब इस रिस्क मिनिमाइजेशन के प्रोसेस हैं। Avoidance in risk in manufacturing activities by achieved by a chance of process such as use of electricity। आपने बॉयलर की जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज ली। लॉस ऑफ फायर किससे? स्प्रिंकलर और फायर एक्सटिंग्विशर से कम हो सकता है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो है पर्सनल इंजरी के, वो सेफ्टी मेजरमेंट आप लोगे तो उससे कम हो जाएगा। भाई आप वर्कर को हेलमेट पहना रहे हो, ग्लव्स दे रहे हो, तो चश्मा लगाने के लिए दे रहे हो, तो आपके वर्कर को इंजरी नहीं होगी या कम होगी। मशीनरी के आजू बाजू आपने फेंसिंग लगा रखी है, तो आदमी मशीन के उतना पास नहीं जाएगा, तो चांसेस कम होंगे कि नुकसान हो। पैकिंग आपने अच्छी करी है तो आपका माल ट्रांसपोर्ट में नहीं टूटेगा। इन सब के होते हुए भी आप कितना भी ध्यान रख लो, एक्सीडेंट्स फिर भी हो ही जाते हैं। जैसे कि एक मोटरसाइकिल वाला है, वो मोटरसाइकिल बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, बहुत ढंग से भी चलाता है, बट दूसरा आदमी उसके अंदर आके गिर गया क्योंकि उसका कंट्रोल बिगड़ गया, तो भी उसकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है। आपने नो स्मोकिंग का रूल लगा रखा फैक्ट्री में, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अनपढ़ गंवार वर्कर है, उसने सिगरेट जला ली, आपके यहाँ पे फायर हो गई, तो हो सकता है। और फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक वगैरह एक्ट ऑफ गॉड, ये तो कभी भी आ सकते हैं, जो कि आउटसाइड ऑफ ह्यूमन कंट्रोल है। इस पे आदमी का किसी का भी कंट्रोल नहीं है, ना तो वर्कर का है ना ओनर का है। ये वाला पैराग्राफ मैं आपको समझा ही सकता हूँ कि प्योर रिस्क को अपन वही रिस्क बोल सकते हैं जिससे केवल लॉस ही होना है। प्योर रिस्क को और क्या चीज बोलते हैं अपन, ये अपन अंडरलाइन कर लेंगे। प्योर रिस्क को अपन बोलते हैं स्टैटिक रिस्क, जो कि डायनामिक रिस्क से अलग है। डायनामिक रिस्क कौन से होते हैं? स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं, प्योर रिस्क जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही? हाँ जी सर। हाँ हो सकता है आपके यहाँ हो रही है क्या? ठीक मेरे यहाँ ठीक भी है हो सर, रही है। ठीक है। एक बार वापस से ज्वाइन करो आप, एग्जिट करके। तो नेट तो होता ही है। आ गई स्क्रीन? एक मिनट सर। हाँ सर, आ गई सर, आ गई। ठीक है सर। थैंक यू सर। तो प्योर रिस्क जो होते हैं वो नॉर्मल कॉजेज तो सबको पता है, इसके अलावा पेरिल्स ऑफ नेचर मतलब एसटीएफआई से हो सकते हैं। एसटीएफआई मतलब स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लड, इनंडेशन, ये सब, अर्थक्वेक वगैरह। ह्यूमन बिहेवियर से हो सकते हैं, नेग्लिजेंस हो गया, डिसऑनेस्टी हो गया, राइट स्ट्राइक हो गया। उसके अलावा फायर एक्सप्लोजन से हो सकते हैं। प्योर रिस्क या स्टैटिक रिस्क जो होते हैं वो नॉर्मली एक पीरियड के ऊपर होते हैं, जिसको जनरली प्रिडिक्ट किया जा सकता है एक बड़े लेवल पे।
जैसे कि अगर अपने पास सफिशिएंट डेटा है तो अपन ये बता सकते हैं कि नॉर्मली जयपुर के अंदर बाइक के एवरेज 3,000 एक्सीडेंट होते हैं या 10,000 एक्सीडेंट होते हैं, जो भी। मतलब इनका एवरेज निकाला जा सकता है। ऑल्सो जो प्योर रिस्क का प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है कुछ लेवल तक, लेकिन एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। इसीलिए कुछ नए डिवाइस या टेक्निक या मेथड अपनाने पड़ते हैं अपने को, ताकि प्योर रिस्क जो है उसको अपन सेफली हैंडल कर सकें। अगर जैसे फ्लड आ गया तो अपने को फाइनेंशियल लॉस ना हो, उसके लिए अपन दूसरी टेक्निक से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी दो टेक्निक क्या है? ट्रांसफर और शिफ्टिंग रिस्क फ्रॉम इंडिविजुअल टू अ ग्रुप। भाई वो जैसे आपको लग रहा है कि आपको ये रिस्क फायर का हो सकता है, तो आप अकेले उसका बीड़ा ना उठा के एक पूरे ग्रुप के ऊपर डाल दो, ताकि वो लॉस जो है सब में डिवाइड हो जाए। कि अगर ये नुकसान हुआ तो अपन सब इसका 5-5% भरेंगे, तो वो एक ग्रुप पे डिवाइड हो गया। शेयरिंग ऑफ लॉसेज ऑन सम इक्विटेबल बेसिस बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। उसी ग्रुप के सारे मेंबर हैं, उनको और फर्दर आपने बोल दिया कि भाई अपना एक ग्रुप है, जैसे कि वो आप चलाते हो ना, बीसी वगैरह चलाते हैं छोटे लेवल पे, एक ग्रुप है उसके अंदर बना लिया आपने कि यार ये अपना सोसाइटी का फंड है। सोसाइटी के फंड के अंदर मान लो कि कोई नल खराब हो गया, कोई पानी की प्रॉब्लम आ गई, बिजली की प्रॉब्लम आ गई, मोटर खराब हो गई, तो सोसाइटी वाले फंड में से वो जो मोटर है, मान लो 1 लाख की मोटर है, अब एक आदमी तो फ्लैट वाला लगा नहीं पाएगा, तो सारे फ्लैट वालों से उन्होंने साल का बांध रखा है कि भाई साल का आप 1,500 रुपये दोगे। तो उनके पास में मान लो 5 लाख रुपए सेफ पड़े हैं, तो जब भी मोटर खराब होगी वो उस पैसे में से लगवा लेंगे। तो वो शेयरिंग ऑफ लॉसेज हो गया। इसका इसने एग्जाम्पल दिया आगे कि एक छोटा टाउन है, ऑन एवरेज हर 2 साल में 1,000 मोटरसाइकिल में से कुछ गाड़ियां टोटल लॉस होती है। अगर एक मोटरसाइकिल की वैल्यू 50,000 है, तो टोटल एनुअल लॉस कितना हो गया? 1 लाख रुपए, क्योंकि दो मोटरसाइकिल टोटल लॉस हो रही है। तो अब 1 लाख का उसको इंश्योरेंस करना है, तो 1 लाख का हम कैसे मैनेज करेंगे कि वहां पे 1,000 गाड़ियां हैं वहां पे, तो अपन सबसे 100 लेंगे, तो अपने पास कितना पैसा आ गया? 1 लाख। अब 1 लाख में से दो गाड़ियां एवरेज एक्सीडेंट हो रही है, तो अपन 50-50 हजार उन दोनों को दे देंगे। अब इस स्कीम के अंदर क्या हुआ? इंडिविजुअल एक आदमी की जो रिस्क थी वो एक ग्रुप पे ट्रांसफर हो गई, सारे मोटरसाइकिल वालों से उसने गांव में पैसे ले लिए 100-100 रुपए। अब इस ये जो स्कीम है मैनेजमेंट की, इसके अंदर जब लॉस होगा तो आप पेमेंट करोगे। उन सबको मैनेज करने के लिए वहां पे मैनेजमेंट एक्सपेंस होंगे। मान लो वहां पे जो बंदे लगे, उनकी सर्वेयर की फीस वगैरह भी 10,000 बन गई, और आपने भी वो कोई बंदा बिठा रखा है जो क्लेम लॉगिन करेगा, उन सब की सैलरी हो गई। उसके बाद में कुछ कुछ ओनर होंगे जिनको स्कीम के बारे में पता नहीं होगा, या वो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे होंगे, तो वो पैसा कम पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे भी उसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो लेट से कि 15,000 का एक आदमी रखा हुआ और एडिशनल एक्सपेंस 25,000 है, तो अपन 25-25 रुपए प्रीमियम में और जोड़ देंगे, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा अपना? 125। उसके बाद में कोई यही काम अभी जो कर रहे थे वो तो सोशल वाले कर रहे हैं, अब कोई अगर कंपनी ये काम कर रही है तो कंपनी अपना प्रॉफिट भी ढूंढेगी।
तो उसने 5 रुपए उसमें प्रॉफिट भी जोड़ दिया, तो प्रीमियम हो गया 130 रुपए। अब जो अकेला आदमी है उसको नहीं पता है कि एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, बट जो ग्रुप लेवल पे अगर इसको देखा जाए, तो अगर वो ग्रुप 5 साल से एक्सीडेंट देखता आ रहा है, तो वो अपने डाटा से ये जान सकता है कि भाई एवरेज 2 लॉस आएंगे। तो ग्रुप लेवल पे उनको पता है कि एवरेज 2 लॉस आएंगे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे उसको रिस्क में नहीं पता है कि भाई मेरी गाड़ी टोटल लॉस होगी या नहीं होगी। तो इसके कहने का अर्थ यह है कि इंडिविजुअल लेवल पे एक तो लॉस बड़ा हो सकता है, दूसरी बात इंडिविजुअल लेवल पे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरे को कितना लॉस होगा, अगर आया तो आप भरपाई भी नहीं कर सकते। लेकिन जब उसको एक ग्रुप पे डिवाइड किया जाता है, तो अगर ग्रुप के नंबर देखें तो अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 5 साल में एक हर साल एवरेज कितने लॉसेस आ रहे हैं। तो वहां पे सर्टेनिटी है कि यहाँ पे लॉसेस आएंगे, और कितना आएगा उसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है। इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो इसी सेम लाइन पे चलता है कि सारे जने प्रीमियम देते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर एक कॉमन फंड में रखा जाता है, वो वहां से जिनका नुकसान होता है उनको पे किया जाता है। इसके अंदर क्या जोड़ा जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एजेंसी कमीशन, सर्वेयर की फीस वगैरह, और प्रॉफिट वगैरह भी इसमें जोड़ के प्रीमियम बनाया जाता है। हम यहाँ पे जो अपन 100 रुपये ले रहे थे उसको क्या बोलते हैं? प्योर प्रीमियम, जो कि सुटेबली उसको उस पर लोडिंग लगाई जाती है और बढ़ाया जाता है। किस लिए? एक तो अपने इंश्योरेंस कंपनी के एक्सपेंस कवर करने के लिए, रिजर्व रखने के लिए, भाई किसी को भी जरूरत हो तो वो तुरंत पैसा दे दे, और अपने प्रॉफिट निकालने के लिए। तो फाइनल रेट ऑफ प्रीमियम किस पे डिपेंड होगा? लॉस पेमेंट, लॉस एक्सपेंस जैसे कि सर्वे फी, एजेंसी कमीशन, एक्सपेंस मैनेजमेंट, मार्जिन फॉर रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड हैवी लॉस। कि भाई अब अपने को 2 गाड़ी तो टोटल लॉस हो ही रही है, लेकिन 2 गाड़ी का अपने को और रिजर्व रखना है, क्योंकि अगर बाढ़ आ गई तो 4 गाड़ी भी टोटल लॉस आ सकती है, तो वो 2 गाड़ी का रिजर्व उसका भी होगा। जैसे कि यहाँ पे 7 टोटल लॉस अज्यूम किए हैं उसने 2 की जगह, एक्चुअल में 2 होते हैं लेकिन वो 7 लेके चलता है, मार्जिन फॉर प्रॉफिट। ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आज तक तो छूटा नहीं है, हमेशा आता है कि फाइनल रेट ऑफ प्रीमियम में आप क्या क्या लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी एक नंबर है, बहुत आसानी से आपको एक नंबर मिल जाएगा इसका। इसीलिए तो फाइनल रेट ऑफ प्रीमियम करने के लिए तो 100 रुपये ही काफी है, लेकिन बाकी के सारे ये चीजें जोड़ के फाइनल प्रीमियम जो आता है 130 रुपये आता है। ये यहाँ पे लीगल डेफिनेशन है, ये भी आ जाती है, इसको अंडरलाइन कर लो। बाकी ये पैराग्राफ सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर लो। इसको ऐसे कैसे ही आएगा क्वेश्चन, या अगर आएगा तो लीगल डेफिनेशन क्या है? दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड वेयर बाय इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम ऑफ पेमेंट बाय द इंश्योर्ड, the insurer agrees, subject to terms and conditions of policy, to make good of any financial losses the insured may suffer due to any peril insured. The policy, which is a document issued by insurer, is evidence of the insurance contract. ठीक है सर?
अब क्या है, द बेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क। इसके अंदर क्या है कि अगर अपन ये पुराना एग्जांपल ले बाइक वाला, या दो बाइक टोटल लॉस हो रही है, अगर इसी की जगह कार का इंश्योरेंस करोगे तो एक कार टोटल लॉस हो सकती है। दूसरी बात, अलग अलग जगह अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि भाई जयपुर में एक कार टोटल लॉस हो रही है, और इंदौर में दो कार हो रही है, अहमदाबाद में चार कार हो रही है। इन सबसे तीन बेसिक प्रिंसिपल निकल के आते हैं। फर्स्टली, रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब हो गया? रेट ऑफ प्रीमियम। ये किस पे डिपेंड है? पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड है। सेकेंडली, हैजार्ड की डिग्री, मतलब कितना नुकसान हो सकता है या कितना रिस्क है, वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तीसरा, देयर इज अ ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ अ फायर इन बिल्डिंग ऑफ वुडन कंस्ट्रक्शन। जहाँ पे वुडन कंस्ट्रक्शन है उसमें आग लगने के चांसेस ज्यादा हैं बनस्पत की है कंक्रीट बिल्डिंग से। इसीलिए वुडन वाली जो बिल्डिंग है उसका प्रीमियम ज्यादा लिया जाएगा, कंक्रीट वाली का कम लिया जाएगा। थर्डली, क्लास के व्हीकल के लिए अलग अलग प्रीमियम लेना जरूरी है, जैसे कि प्राइवेट कार, टैक्सी, पैसेंजर बस। क्योंकि कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं ज़्यादा चलते हैं, उनको रिस्क ज़्यादा रहता है, और प्राइवेट कार है वो कम चलती है तो वो सड़क पे कम जाएगी तो उसका रिस्क भी कम है। और पैसेंजर बस वगैरह है तो इसमें थर्ड पार्टी रहेगी तो वहाँ भी रिस्क ज़्यादा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, द फर्स्ट प्रिंसिपल सेज, पहला प्रिंसिपल कहता है कि प्रीमियम जो होता है पास्ट लॉस पे डिपेंड होना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि प्रीमियम इक्विटेबल, मतलब बराबर होना चाहिए और फेयर होना चाहिए हर इंश्योर्ड के लिए, चाहे वो टोटल लॉस लेके आ रहा है चाहे नहीं लेके आ रहा है, और अफोर्डेबल होना चाहिए। प्रैक्टिकली जिस एरिया में कम लॉस आ रहे हैं वहां पे कम प्रीमियम होना चाहिए, जिस एरिया में ज्यादा लॉस आ रहे हैं वहां ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये फिजिबल नहीं है सबके लिए अलग अलग रेट देना। इसीलिए नॉर्मली उन सबको ग्रुप करके एक रेट निकाली जाती है जो सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं और उसमें से लॉसेस पे किए जा सकें। इसके बाद में आ गया थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो पुराना डेटा होता है उसके हिसाब से अपन निकालते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है लॉस की। एक मैथमेटिकली रेट निकालते हैं, उसके अपॉन अपन प्रीमियम देते हैं। फॉर एग्जांपल, 10 साल के लिए अपन ने टोटल सम निकाल लिया कि कितने लॉसेस आए हैं थेफ्ट के लिए, और अपन उसको मैथमेटिकल वैल्यू में भी फिक्स कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? एल बटा वी इंटू 100, वेयर एल रेफर्स टू सम ऑफ लॉसेस, कितना लॉस आया। बी, टोटल वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल। टोटल वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल मतलब एक की 50,000 है, 3 मोटरसाइकिल टोटल लॉस हुई तो 1.5 लाख रुपए आ गया, इंटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया प्रोबेबिलिटी का, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि यहाँ पे इसने दिया है 50,000 इंटू 5 बट्टा 50,000 इंटू 1000, तो टोटल कितना आ गया इसका? आधा परसेंट। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की कितनी है? आधा परसेंट। ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी आएगी तो वो तो निकाल लोगे, आएगी तो नहीं है। तो अब आधा परसेंट लॉस आ रहे हैं आपके 100% में से, और आपकी एक गाड़ी की कीमत है 50,000, तो 250 पर ईयर आ गया। ये आपका प्रीमियम आ गया, और उसके बाद में इस पे लोडिंग वगैरह जोड़ दी तो प्रीमियम 300 रुपये हो गया। ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है।
अब इसके अंदर क्या होता है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर भी आता है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है कि जितना ज्यादा लोगों का आप इंश्योरेंस करोगे उतना ही आप प्रॉफिटेबल रहोगे और उतना ही प्रीमियम कम आएगा। जितने ज्यादा लोग उस पूल सिस्टम में होंगे उतना ही आप वो लॉसेस भी अफोर्ड कर पाओगे, प्रीमियम भी कम आएगा और आप आराम से पे भी कर पाओगे। ये लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। जितने कम जनों का इंश्योरेंस करोगे आपका खुद का नुकसान होने का भी उतना ही ज्यादा चांसेस रहेगा। क्योंकि आपने अगर 100 का इंश्योरेंस किया तो उसमें से 10 फर्जी हो सकते हैं, लेकिन आपने 1000 का इंश्योरेंस किया तो उसमें से मान लो 100 फर्जी हैं लेकिन 900 तो उसमें ऑनेस्ट है, तो वो फर्क पड़ जाता है। उसके बाद में लॉ ऑफ लार्ज नंबर से और क्या फायदा है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर से जितना बड़ा आपका पूल है, जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ व्हीकल हैं, उतना ही आपका प्रिडिक्शन सही होगा। जो फॉर्मूला आप लगाओगे कि कितने लॉसेस आ रहे हैं वो आपका एवरेज बिल्कुल सही निकलेगा। जितना कम नंबर्स होंगे आपका एवरेज कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 10 आएगा। लेकिन आप अगर बड़े इंश्योरेंस कंपनी चला रहे हो तो आपका एवरेज 4-5 4-5 के बीच में घूमता रहेगा, क्योंकि आपने इतनी सारी जनता का इंश्योरेंस कर रखा है। तो जो लॉस के पैटर्न में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वो कम हो जाता है जब अपन रिस्क को और वाइड स्प्रेड करते हैं। इसीलिए ये ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे जैसे इंश्योर्ड बढ़ते हैं वैसे वैसे एक्चुअल फ्यूचर लॉसेज और एस्टिमेटेड फ्यूचर लॉसेज कम होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो सेफ रहेंगे। एक तो 10 में से 9 सेफ थे, एक 900 जने सेफ है। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो सेफ रहेंगे, तो उसका जो एवरेज भी सही आता है। इसीलिए इंश्योरर भी आराम से अंदाजा लगा के एक रेट ऑफ प्रीमियम फिक्स कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है इंश्योरेंस कंपनी को सक्सेसफुली चलाने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी इसीलिए छोटे ग्रुप का कभी भी इंश्योरेंस नहीं करती है, हमेशा बड़े ग्रुप का, या एक ग्रुप वो खुद की तरफ से बना लेगी कि भाई प्राइवेट कार का ये ग्रुप है और उसी के ऊपर काम करके वो इंश्योरेंस करती है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर की ड्यूल एप्लीकेशन है, मतलब दो जगह काम आता है। एक तो एस्टिमेट करने के लिए एक्यूरेटली, जितना बड़ा नंबर आप लोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी कि कहाँ पे कितना नुकसान आ रहा है। उसके बाद में पॉसिबल लॉसेस भी आप उसके अंदर से, और कितना वॉल्यूम आपका बिजनेस चाह रहा है वो भी आप इससे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास में ज़्यादा बिजनेस है तो। जब अंडरराइटर कोई भी एस्टिमेट लगाता है तो इसी डाटा पे लगाता है जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस का डाटा है। इंश्योरेंस कंपनी जो डाटा प्रोसेस कर सकती है वो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना डाटा ही नहीं होता उसके पास। अगर इसीलिए अगर कम नंबर होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को लॉस भी हो सकता है, क्योंकि उसका अंदाजा गलत हो सकता है। तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर अगर वो लगाएगा एक्यूरेटली, अगर वो प्रीमियम लेगा, तो वो एक तो जब लॉस आएगा तो लॉस भी वो झेल सकता है, और उस अगर लॉस कम आए उसके अंदाजे से तो उसको प्रॉफिट भी उस पर हो जाएगा।
प्रोबेबिलिटी थ्योरी कुछ नहीं है, क्या है? इंश्योरर की प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ये क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि जितना, अगर वॉल्यूम ज़्यादा आप बढ़ाओगे तो उसके अंदर कैलकुलेशंस मोर एक्यूरेटली आ पाती है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी से हमें क्या जानने को मिलता है कि कोई भी चीज़ कितने वॉल्यूम में होगी और क्या हम उसका एस्टिमेट बना सकते हैं, ये सब हमको प्रोबेबिलिटी थ्योरी में कवर होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने 10,000 मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस किया है, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से आपने काम किया, तो अपने सामने आया कि इतने पार्शियल लॉस आएंगे साल में, इतने टोटल लॉस आएंगे, इतने फायर के लॉस आएंगे, इतने टीपी लॉस आएंगे। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको चेंज करते हैं और कौन कौन से किस कंडीशन में सेम रहते हैं? तो मोटर लॉसेस जो हैं उसके अंदर सेवरल फैक्ट है, जैसे रोड कंडीशन, ट्रैफिक डेंसिटी, पॉपुलेशन, एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन, सडन इंक्रीज इन व्हीकल, पेडेस्टेरियन मतलब पैदल आदमी की पॉपुलेशन क्या है, रोड कितने जल्दी खराब होते हैं, फ्लेक्सिटी इन एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन मतलब अगर वहाँ पे पुलिस प्रशासन कुछ रोक टोक नहीं कर रहा है तो वहाँ पे लोग अंट संट गाड़ी चलाएंगे, पी के गाड़ी चलाएंगे, इनसे नंबर जो है इंक्रीज होते हैं। इसके लिए हमेशा इंश्योरर क्या करता है, ट्रेंड लेता है और प्रीमियम को एडजस्ट करता रहता है हर साल। तो इसीलिए जो प्रीमियम का फिक्सिंग है वो खाली मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे नहीं होता, पास्ट एक्सपीरियंस और इंश्योरेंस कंपनी के जजमेंट और जो फोरसाइट है, मतलब उसको भविष्य में क्या दिखाई देता है उस हिसाब से किया जाता है। टैरिफ बिजनेस। टैरिफ बिजनेस क्या है? टैरिफ बिजनेस का ये मतलब है कि पहले इंश्योरेंस जो भी होते थे अपने यहाँ पे, वो फिक्स रेट होते थे और रेट गवर्नमेंट फिक्स करती थी, उसी पे आप इंश्योरेंस कर सकते थे, उसको बोलते हैं टैरिफ बिजनेस। टैरिफ का मतलब हो गया एक तरह का रेट चार्ट, तो भाई आप यही रेट लोगे। द रेट ऑफ प्रीमियम वर फिक्स्ड बाय टैरिफ एडवाइजरी कमिटी, TAC। यहाँ पे अपन लिखेंगे TAC, टैरिफ एडवाइजरी कमिटी है ना, ये वाली। तो वहां पे आ जाएगा TAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टैरिफ एडवाइजरी कमिटी। ये क्या थी? स्टैट्यूटरी बॉडी थी, जैसे IRDA है। इसको क्यों बनाया गया था? इंश्योरेंस एक्ट 1938 के द्वारा बनाया गया था। किसके अंडर में काम करती थी ये? IRDA के अंदर काम करती थी। इसका कमेटी का क्या काम था? टाइम टू टाइम रेट, एडवांटेज, टर्म्स कंडीशन जो इंश्योरर पॉलिसी बनाएगा उसको रेगुलेट करती थी, रेट ऑफ प्रीमियम वगैरह फिक्स करती थी, अमेंड करती थी, टर्म्स एंड कंडीशन अमेंड करती थी TAC। उसके बाद में आ गया डी टेरिफिंग कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2007 में टैरिफ एडवाइजरी कमेटी ने बोला कि आप अपने हिसाब से रेट लगा के
इंश्योरेंस भेज सकते हो, प्लस आप एड ऑन भी हमसे अप्रूव करा के भेज सकते हो। जो भी एड ऑन आप बनाना चाहो हमसे अप्रूव कराओ। हमें अगर लगेगा कि एड ऑन अच्छा है, सही है, ग्राहक के लिए फायदे वाला है, इसका कुछ मतलब है, तो हम आपको अप्रूवल दे देंगे, फिर वो आपको एड ऑन भेज सकते हो। अब टीएसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? स्टैटिकल डाटा की, जहाँ से वो लॉस रिपोर्ट की, मतलब कितने लॉसेज आए वो कैसे पता लगाता था। तो टीएसी ने एक बना रखा था आईआईबी, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये सारा डाटा कैप्चर करके रखता था। ये कब बना है इसने? 2013 में। डी टेरिफिंग कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, जनवरी 2007 में। अब यहाँ पे इंश्योरेंस का सिस्टम है, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 3 एलिमेंट होते हैं इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस होना चाहिए, जो कि ह्यूमन लाइफ हो सकती है या आपकी गाड़ी हो सकती है, जिसको कुछ रिस्क हो, जैसे कि बिल्डिंग मशीनरी, गुड, मोटर व्हीकल, शिप वगैरह, जिनको कि नुकसान का खतरा हो। सेकेंडली, ये तो हो गया सब्जेक्ट मैटर, जैसे कार हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सब। सेकेंडली, एक पेरिल होनी चाहिए जिससे वो लॉस हो, जैसे कि बर्गलरी, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, ये होना चाहिए। और इनसे जो आप इंश्योरेंस कर रहे हो उसको नुकसान होने के चांसेस होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर को। तो इसीलिए इंश्योरेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस कॉज्ड बाय फॉर्चुअस इवेंट्स। फॉर्चुअस का क्या मतलब हो गया? दुर्भाग्यवश या भाग्यवश ही वो काम होता है, श्योर नहीं है। बाय चांस, फॉर्चुअस का मतलब है बाय चांस वो नुकसान हो, तो उस बाय चांस होने वाले नुकसान को कवर करना ही इंश्योरेंस का ऑब्जेक्ट है। रिस्क, अगर वो प्रीमियम बढ़ता है तो इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफर हो जाती है, ये तो समझ ही गए होगे आप। फ्यू मैंने आपने समझ ही लिया है। अब अंडर राइटिंग किसको बोलते हैं? इंश्योरेंस कंपनी, पहले जो अपन ने प्रिंसिपल पढ़े, ये सब प्रिंसिपल लगा के बिजनेस करने की कोशिश करती है एक साइंटिफिक लाइन पे, विथ अ रीजनेबल प्रॉफिट ऑन द ऑपरेशन, और फिर वो कॉस्ट निकाल के एक बीमा करती है। इसको क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग। अब अपन एक नंबर फ्री का यहाँ पे मार्क करेंगे पूरा, ये आपके फ्री का एक नंबर है। द अल्टीमेट अंडर राइटिंग ऑब्जेक्टिव आर टू, ये अंडरलाइन कर लेना भाई साहब, ये एक नंबर पक्का है ये। अल्टीमेट अंडरराइटिंग ऑब्जेक्टिव आर टू प्रोड्यूस वेल स्प्रेड एंड लार्ज वॉल्यूम। अंडरराइटिंग प्रीमियम वो ऐसा रखेगा कि ज्यादा से ज्यादा जने उसके साथ में जुड़ें और इंश्योरेंस कराएं, ताकि उसकी रिस्क जो है वो वेल स्प्रेड रहे और गाड़ियों की संख्या भी ज्यादा हो, लार्ज वॉल्यूम हो। एंड टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस थ्रू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ रिस्क फॉर एक्सेप्टेंस एंड प्रॉपर रेटिंग एंड इवेंचुअली कंट्रोल ओवर क्लेम। सेकंड क्या है कि क्वालिटी इंश्योरेंस बिजनेस वो ले, फर्जी बिजनेस अंडरराइट ना करे, फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी या बोगस रिस्क है उसको इंश्योरेंस ना दे। और थर्डली, क्लेम के ऊपर कंट्रोल रखें। ये 3 अंडरराइटिंग के मेन फैक्टर होते हैं, मेन गोल्स होते हैं।
इन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या करती है, इंश्योरर आर इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ताकि वो लार्जर कैपिटल ले सकें और लार्जर वॉल्यूम लिख सकें। अगर उसके पास कैपिटल ही नहीं होगी इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो वो इतने ज्यादा लोगों का बीमा करेगा कैसे। अब आप कहोगे प्रीमियम लेके, तो ऐसा नहीं है भाई। अपने यहाँ पे नियम है सोल्वेंसी का, जो पहले 2.1 था अब 1.4 है। मतलब आप 1 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हो तो आपको 1.5 करोड़ की बैंक गारंटी आईआरडीए को पहले देनी पड़ती है। तो कैपिटल आपको बीमा करने से पहले चाहिए। वो कैपिटल भले ही इन फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी है, बट बैंक गारंटी तभी देता है जब उस कंपनी की कैपेसिटी होगी 1.5 करोड़ रुपया फिल करने के लिए। फिर तक एग्जांपल दे रहा हूँ। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है 1.4 का मतलब अगर वो 1 अरब का धंधा कर रहा है तो उसको 1.5 अरब की बैंक गारंटी ऑलरेडी आईआरडी को देनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पे कैपिटल आया बीच में। दूसरी बात, इसको कस्टमर भी चाहिए बहुत सारे, बहुत बड़ा एरिया भी चाहिए। तीसरा, इसको अलग अलग क्लासेस भी चाहिए, जैसे फायर, मरीन, ये सब। ये अच्छे अंडरराइटिंग करने के लिए ये सब जरूरी है। उसके अंदर ये सबको इंश्योरेंस करके देगा, रेजिडेंस, शॉप, गोडाउन वगैरह सबको, बाइक, कार, कमर्शियल व्हीकल सबको इंश्योरेंस करके देगा। उसके अलावा ये अलग अलग कंट्रीज में भी कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया का इंश्योरेंस कंपनी है, वो बाहर जाके इंश्योरेंस कर सकता है। अपने यहाँ पे बहुत सारे बाहर से आए हुए हैं, एआईजी है, बजाज भी एलियंस के साथ काम कर रहा है। तो ये सारे इंश्योरेंस कंपनीज बाहर से आके इंडिया में इंश्योरेंस कर रहे हैं। अब आ गया री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस यार अपन 2-3 बार पढ़ चुके हैं, किसी का क्लियर है क्या री इंश्योरेंस? क्योंकि ये 5 नंबर वैसे फ्री के आते हैं हर बार, हर एग्जाम आते हैं। बताओ क्या री इंश्योरेंस, बेसिक बेसिक बताओ। ये तो को ये तो को इंश्योरेंस हो गया। नहीं, ये नहीं है। ये तो को इंश्योरेंस हो गया कि जब भी रिस्क आएगी तो आधा आधा देंगे। तो वो तो को इंश्योरेंस हो गया ना, यही तो समझा रहा हूँ। ये जो आप बता रहे हो, ये को इंश्योरेंस है। एक ही चीज के दो इंश्योरेंस कर लिए। री इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी और फंडा ही डिफरेंट है। री इंश्योरेंस है इंश्योरेंस का इंश्योरेंस। जो आपने एक पॉलिसी काटी है, तो आपके पास में लॉस आने का चांस है। मान लो आपने एक केमिकल प्लांट काटा है 500 करोड़ का। अब आप एक बीमा बीमा कंपनी हो, मान लो कि रविंद्र टाटा एआईजी है। उसने एक केमिकल प्लांट 500 करोड़ का अंडरराइट कर दिया। लेकिन उसको, रविंद्र को लग रहा है कि यार 500 करोड़ का अगर झटका आया, टोटल लॉस हुआ इसके अंदर, तो एक बार तो मेरी जमीन हिल जाएगी। तो रविंद्र ने क्या किया, जो उसने 500 करोड़ का बीमा काटा है ना, तो वो खुद रिस्क में, तो उसने इस रिस्क के बाबत खुद को भी एक इंश्योरेंस में कवर कर लिया। वो इंश्योरेंस कौन देता है? री इंश्योरेंस कंपनी। उसके एवज में टाटा एआईजी ने री इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पेमेंट दिया। समझ रहे हो मेरी बात? ये है इंश्योरेंस का इंश्योरेंस। और वो है को इंश्योरेंस, जहां पे दो कंपनी मिलके एक पर्टिकुलर पॉलिसी का लिख रही है, या एक ही पॉलिसी को 2 बार लिख रही है, वो को इंश्योरेंस है। री इंश्योरेंस हो गया कि पॉलिसी एक के नाम से रहेगी, इंश्योरर एक ही रहेगा। टाटा एजेंट पॉलिसी काटती है तो इंश्योरेंस टाटा एआईजी से ही रहेगा।
अब टाटा एआईजी के ऊपर अगर वो नुकसान आ गया तो कौन भरेगा? तो टाटा एआईजी ने फर्दर अपने खुद को एक और इंश्योरेंस दे दिया, जीआईसीआरई से री इंश्योरेंस करा के। उससे ग्राहक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर नुकसान आता है तो जितना पार्ट उसने री इंश्योरेंस कराया है उतना री इंश्योरेंस कंपनी से उसको मिलेगा और बाकी का उसको खुद देना पड़ेगा। दोनों में फर्क है। नहीं समझ आया? कंफ्यूज हो गया? भाई को इंश्योरेंस के अंदर तो मान लो एक बाइक है, तो दो इंश्योरेंस कंपनी है, दोनों को पता है कि हमने ये बाइक का इंश्योरेंस किया है। री इंश्योरेंस में कंपनियां दो नहीं होगी, कंपनी तो एक ही रहेगी जो पॉलिसी काटने वाली है। ये तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो खुद का कैपिटल बचाने के लिए वो अपना इंश्योरेंस करा रही है, और आगे बड़ा इंश्योरर, मतलब लोन देने के लिए लोन ले रही है, ऐसा सिस्टम। अब ये क्यों, रेगुलेटर ने ये क्यों बोला कि भाई री इंश्योरेंस जरूरी है? क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी दिवालिया हो गई तो आम जनता के तो ऐसी तैसी हो जाएगी। मान लो कि आज टाटा एआईजी से 5 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस हुआ है, आज अगर टाटा एआईजी बोल दे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो दिवालिया हूँ, तो बेचारे उन 5 करोड़ लोग, वो तो उनका तो प्रीमियम भी गया और उनके ऊपर भी रिस्क भी है, क्योंकि फिर उनको पैसे कौन देगा? कंपनी तो कहते कि मैं तो दिवालिया हो गई। इसलिए आईआरडी ने बोला है कि भाई री इंश्योरेंस जरूरी है। आपने कितनी रिस्क ले रखी है? लेटेस्ट से मैंने 300 करोड़ की रिस्क ले रखी है, तो आप उसमें से 200 करोड़ का री इंश्योरेंस कराओगे ही कराओगे, ताकि आपको अगर बहुत ज्यादा लॉस आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, तो भाई आप कल को हमारी आम जनता को परेशान ना करोगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। और जो री इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है? खाली इंश्योरेंस कंपनी से डील करती है, वो उसको ग्राहक से कोई मतलब नहीं है। चैप्टर 2 आ गया भाई, ये थोड़ा सा समझाने वाला है, इसको अपन कल पढ़ते हैं चैप्टर 2 को।